हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सापेक्ष गति। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन का इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने गति के समीकरण पढ़े, उसी तरह से रिलेटिव मोशन के इक्वेशन क्या होंगे, कौन कौन सी राशि रिलेटिव होती है, जैसे कि वेग यानी कि वेग है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो इसमें कौन सी राशि रिलेटिव होती है और कौन रिलेटिव नहीं होती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग केवल थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के बारे में जानकारी और उसके फार्मूले के बारे में जानकारी करेंगे और उससे रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सापेक्ष गति के बारे में हमने शुरू में बताया था जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था। ठीक है ना। तो गति क्या होती है, वो एक सापेक्ष राशि होती है। सापेक्ष गति मतलब रिलेटिव मोशन। जो मोशन होता है वो रिलेटिव होती है, यानी कहने का मतलब है कि आप निरपेक्ष रूप से, एब्सोल्यूट रूप से यानी वास्तविक रूप से आप बता नहीं सकते कि कोई चीज़ अगर गति में है तो आप कंफर्म नहीं बता सकते कि वो गति में है या स्थिर है, या कोई चीज़ मोशन में है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो मोशन में है या रुकी हुई है। यानी कि आप किसी वस्तु की स्थिर अवस्था का, गति अवस्था का विश्लेषण कर सकते हैं किसी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष आप लोग करते हैं उसे हम लोग ऑब्जर्वर, संदर्भ बिंदु, प्रेक्षक या निर्देश तंत्र, अंग्रेजी में बोलें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है अथवा स्थिर अवस्था में। जैसे एक पेड़ है, सपोज करिए एक पेड़ है, मान लीजिए, या खंबा है। ठीक है ना। आप ग्राउंड में है तो ग्राउंड के फ्रेम से आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, यानी देखने वाला व्यक्ति भी अगर ग्राउंड पे है, देखने वाला व्यक्ति भी ग्राउंड पे है तो उसे क्या लगेगा कि ये पेड़ या ये खंबा जो भी है क्या है, रेस्ट में है। ठीक है ना, क्या है, रेस्ट में है। लेकिन यही देखने वाला व्यक्ति अगर इस पास से गुजरने वाली, स्पीड से गुजरने वाली किसी गाड़ी में बैठ जाता है, इसी रास्ते से गुजरने वाली किसी गाड़ी में बैठ जाता है, तो उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि ये पेड़, जैसे ये इससे पास होकर गुजरता है तो उसे क्या लगता है, इस देखने वाले को लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ गति कर रहा होता है। अब देखिए, जो इसके साथ ग्राउंड पर था उसे ये पेड़ या खंभा जो है वो स्थिर दिख रहा था, लेकिन एक गाड़ी में, फास्ट मूविंग गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को, वही व्यक्ति अगर यहाँ पे चलाया तो उसे यह आभास होता है कि ये पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना। तो दो ऑब्जर्वर अलग अलग जगह से इसको अलग अलग स्थिति में देखते हैं। जो ग्राउंड पे था वो देख रहा है कि स्थिर है, जो इस गाड़ी में बैठा हुआ वो देख रहा है कि चल रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ट्रेन में देखते हैं। ठीक है ना। ट्रेन में एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके सामने से ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है। तो व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मान लीजिए वो ऑब्जर्वर है, तो वो देख क्या रहा है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ठीक है ना। तो ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, यानी कि जो संदर्भ बिंदु, प्रेक्षक क्या, ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड, यानी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। वो देखता है कि वो ट्रेन जो है ट्रैक पे आ रही है। ठीक है ना। लेकिन ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने। ट्रेन में दो व्यक्ति अगर आमने सामने बैठे हैं तो वो एक दूसरे को स्थिर देखते हैं और साथ में ही अगर वो बाहर ना देखें, मतलब ट्रेन के बाहर ना देखें, तो उन्हें लगेगा कि ट्रेन स्थिर है, उन्हें लगेगा ट्रेन चल नहीं रहा है अगर वो बाहर नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्राउंड पे यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को लगता है ट्रेन चल रही है, लेकिन उसके अंदर बैठा नहीं, वही ऑब्जर्वर आके ट्रेन में बैठ जाए तो उसे लगता है कि ट्रेन चल नहीं रही है। अब देखिए उल्टा चले, यानी कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन को स्थिर देखता है, लेकिन वही ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को मोशन में देखता है। उसे लगता है कि वो आदमी जो है पीछे की तरफ भाग रहा है। अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ वो भागता हुआ दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म के सापेक्ष देखा जाए तो स्थिर है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाए तो वो पीछे की तरफ भाग रहा है। उसी तरह प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति ट्रेन को देख रहा है कि वो आगे की तरफ भाग रही है, लेकिन वही ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि ट्रेन स्थिर है।
तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है ना। तो मोशन क्या है, एक सापेक्ष राशि है। आप किसी निर्देश बिंदु, किसी रेफरेंस फ्रेम, किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष ही बता सकते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है अथवा गति अवस्था में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जैसे अब 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रैक पर खड़ी हुई हैं, अब दोनों में व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसमें से अगर एक ट्रेन चलती है तो दोनों ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है कि सामने वाली ट्रेन चल रही है। तब तक पता नहीं लगता है जब तक वो प्लेटफॉर्म को नहीं देखता है। जब वो लगता है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है उसका प्लेटफॉर्म अगर पीछे की ओर भाग रहा है, तब उसे लगता है कि हमारी ट्रेन आगे चल रही है। लेकिन अगर आमने सामने देखते हैं तो उस ट्रेन का बैठा हुआ व्यक्ति को पता ही नहीं लगता, या इस ट्रेन के बैठे हुए व्यक्ति को पता नहीं लगता कि हमारी ट्रेन चल रही है कि उसकी ट्रेन चल रही है, जब तक कि वो प्लेटफॉर्म को नहीं देखते हैं। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म को देखते हैं तब उनको पता लगता है कि प्लेटफॉर्म अगर पीछे की तरफ भाग रहा है, तब उन्हें आभास होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ये हम लोग देते हैं कि सीधी सड़क है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, और इसके आगे एक व्यक्ति है जो कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे दौड़ रहा है। अब एक व्यक्ति बगल में खड़ा हुआ है, मतलब ये भी उसी रोड के साइड में खड़ा हुआ है, ग्राउंड, ठीक है ना। अब ये ग्राउंड है एक तरह से, देखिए ग्राउंड तो भी चलता है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन में ग्राउंड को क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे। अब देखिए ग्राउंड से जब ये व्यक्ति इन दोनों को देखेगा तो इसे लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ही भाग रहा है, कांस्टेंट चाल से चल रहा है, और इसे देखेगा तो ये भी इसको देखेगा कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या है, भाग रहा है। अब देखिए ग्राउंड, एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे ये कहना है कि ग्राउंड से किसी भी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो अपने रियली मतलब ऑब्सोल्यूट निरपेक्ष वैल्यू के साथ दिखाई देती है। कोई भी चीज़ अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो उसका वास्तविक चाल दिखाई देती है। ग्राउंड से हम देख रहे हैं तो इसकी स्पीड ये देख रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग से जा रहा है, और इसको भी देख रहे हैं तो ये किससे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रेफरेंस हम इसको ऑब्जर्वर, हम इसको मान लीजिए ए है और ये बी व्यक्ति है, अगर हम ऑब्जर्वर बी को मान लें, बी भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व इसके दृष्टि से करें तो इसकी स्पीड 10 नहीं दिखाई देगी, इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिखाई देगी, इसको दिखाई देगी 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके फ्रेम से देखें तो क्योंकि ये खुद भी 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चलता है और ये 1 सेकेंड में बी जो है कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। तो कहने का मतलब है इन दोनों में डिफरेंस कितना का होता है, 4 मीटर का। ये कहने का मतलब है 1 सेकेंड में ये 6 मीटर चल जाता है और 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चल जाता है, तो 4 मीटर का डिफरेंस होता है, यानी कि 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिफरेंस होता है, 4 मीटर का डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये खुद उतनी दूरी तय कर ले रहा है ना, जितना ये 1 सेकेंड में 10 और 6 तो बचा 4 ही ना। तो इसे लगता है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये कितना आगे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा ये आगे बढ़, 6 ये भी चला, 6 भी ये चला मान लीजिए, तो बचा 4 ही ना। तो 1 सेकेंड में ये कितना इसकी तरफ आ रहा है, 4 मीटर, सॉरी हाँ 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो इसकी चाल कितनी आती हुई इसको दिखाई देगी, 4 मीटर पर सेकेंड। इसे क्या लगेगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए इसके फ्रेम से देखें तो क्या हो गई इसकी चाल 4, लेकिन इसके फ्रेम से देखें तो 10, इसकी भी 10। अब सपोज करिए कि ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर ए को मान लीजिए और ये इसको देख रहा है, तो इसे क्या लगेगा कि ये हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है, ठीक है ना। इसे क्या लगेगा कि ये हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमारी तरफ आ रहा है।
ये भी जब इसका फार्मूला डिराइव करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, जब ये इससे हम देख रहे हैं तो ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से खुद जा रहा है और ये 6 से जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसे लगेगा, ये तो तेज़ी से इसके पास आ रहा है, तो इसे लगेगा कि ये हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आता हुआ दिख रहा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मतलब उसको आभास हो रहा है कि ये हमारी तरफ कितने से आ रहा है, क्योंकि दूरी लगातार घट रही है, तो ये सोच रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहा है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अभी फार्मूला डिराइव करेंगे कि जिसको हम रेफरेंस फ्रेम मानते हैं उसे हम लोग स्थिर मान लेते हैं, उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, उसे हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट मान करके इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर चिपका देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अभी फार्मूले से भी हम लोग समझेंगे। तो जब ये ऑब्जर्वर था तो इसकी वेलोसिटी, इसे हम कांस्टेंट मान लिए और इसकी वेलोसिटी के इसके ऊपर लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना आया, इधर 4 मीटर पर सेकेंड का आया ना। और जब ये ऑब्जर्वर हो गया तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्थिर है, और इसकी वेलोसिटी पे इस पर चिपका देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इसको इसकी वेलोसिटी इस पर लगाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना, क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मानना ही मानना, क्योंकि वेलोसिटी सदिश राशि है। तो जब हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो 6 - 10 करेंगे तो इधर कितना आएगा, -4 आएगा। तो -4 का मतलब क्या हुआ कि ये इधर क्या होगा, लगेगा कि ये इसकी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की चाल वेग से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि कोई वस्तु गति में है या स्थिर अवस्था में है, हम निरपेक्ष रूप से नहीं बता सकते, हम किसी रेफरेंस फ्रेम से ही उसको बता सकते हैं कि वो गति में है या स्थिर अवस्था में है। अगर हम किसी स्थिर फ्रेम से अगर किसी चीज़ को देखें तो हम उसका लगभग वो क्या नाम है, रियलिटी बताते हैं, रियल वेलोसिटी बताते हैं। लेकिन अगर दो चीज़ आपस में मूव कर रही हैं तो एक जो दूसरे को देखेगी वो क्या है, उसके रियल वेलोसिटी को नहीं देखेगी, ठीक है ना, सापेक्ष वेलोसिटी को देखेंगे। जैसे यहाँ ये मूव कर रहा था ना और ये भी मूव कर रहा था, तो इसको ये अपनी तरफ कितने वेग से आता है वो दिखाई दे रहा है, इतने से। और जब ये इसको देख रहा है तो इसको लग रहा है कि ये हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है। जबकि ये देखे ग्राउंड पे ये मतलब स्थिर है, तो इन दोनों के रियल वेलोसिटी को देख रहा था। ये भी 10 से मूव कर रहा है, ये भी 10 से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दो ऑब्जर्वर इसको अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, यही है सापेक्ष गति, ठीक है ना। अब चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। क्या है कि हम दो एक्सिस लेते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको 1 मान लेते हैं, जिसका जो है पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या है, R1 मान लेते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है। स्थिति सदिश वो होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं, किसी निर्देशांक मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का स्थिति सदिश जो होता है वो मूल बिंदु से उस बिंदु तक का विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। उसी प्लेन में हम एक और पॉइंट लेते हैं नंबर 2, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो है स्थिति सदिश मान लेते हैं R2, ठीक। एक आता है विस्थापन सदिश, एक आता है विस्थापन सदिश। देखिए विस्थापन, ये वेक्टर में हमने डिटेल पे इस पे चर्चा किया है। विस्थापन सदिश क्या होता है, वो दो बिंदुओं के स्थिति सदिश का अंतर होता है। अगर ये व्यक्ति इसको देख रहा है, ये बिंदु 1 पे खड़ा मतलब कोई व्यक्ति है, ये इसको देख रहा, तो देख रहा ये हमारे इस तरफ है, ये हमारे इस तरफ है। अगर हम इसकी स्थिति को इसके सापेक्ष देखें तो ये इसके किधर है, इस डायरेक्शन में है। किधर है, इस डायरेक्शन में है ना। तो इसके सापेक्ष इसका एक तरह से स्थिति सदिश कहें या विस्थापन सदिश कहें, वो हो जाएगा क्या, R21। इसका मतलब क्या, 1 के सापेक्ष 2 का। भाई दो इसको देख रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा, ये इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश ये होता है, ठीक है ना। और स्थिति सदिश ये दोनों किसके सापेक्ष हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। विस्थापन सदिश क्या है, वो इन दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश का अंतर विस्थापन सदिश होता है। अगर हम इसके सापेक्ष इसका लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम जिसका इसके सापेक्ष इसका ले रहे हैं तो यानी इस डायरेक्शन में, यानी ये पॉइंट क्या है, इसके इधर है।
अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर मान लो, इन दोनों का जो योग होता है इसके सदिश योग के बराबर होता है। यानी कैसा होता है, पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु से दूसरे वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को अगर मिलाएं तो इन दोनों का परिणामी जो होता है वो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर होता है। तो यानी ये होगा, ऐसा पढ़ चुके। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हमें मिलता है R2 माइनस R1, ठीक है ना। ये हो गया विस्थापन सदिश, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी प्रथम अवकलन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी। फिर इसका एक बार अवकलन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव नहीं होती। रिलेटिव मतलब वो किसी रेफरेंस फ्रेम्स में निर्भर नहीं करती, टाइम और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव मोशन का जो है हमें जो फार्मूला मिला वो क्या हो गया, ये मिला, और एक्सेलरेशन का ये। यानी कि अगर हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए इसके रेफरेंस में, इसकी वेलोसिटी चाहिए इसके रेफरेंस में, इसके सापेक्ष, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है ना। एक्सेलरेशन चाहिए तो दूसरे के एक्सेलरेशन में पहले का एक्सेलरेशन घटा देंगे, यानी डिफरेंस। अगर हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला निकल करके आया। अगर इस तरह से हमें चाहिए कि दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी, तो ऐसा करेंगे, ठीक है ना। कि दो व्यक्ति थे, एक 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है और ये जा रहा है, और ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। मान ली A है और ये B है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 20 मीटर या 10 मीटर जो भी है, ठीक है ना। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अगर लेना है तो क्या मिलेगी, B के रिस्पेक्ट में A का फार्मूला हमारा है BA माइनस BB। तो ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसे लगेगा कि ये हमारी तरफ किससे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के, जबकि हमने एग्जांपल में ये चीज़ बताई थी। अब मान लीजिए कि B की हम इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी कि B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये माइनस, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड है और ये है 10, सॉरी ये 6 है और ये 10 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव है तो माइनस बता रहा है कि इधर, यानी इसे लगेगा कि ये हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये इससे तेज़ आ रहा है ना, बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इसे लगेगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो घट रही है, यानी हर सेकंड 4 मीटर डिस्टेंस घट रही है। तो इसे लगेगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट होते हैं रेफरेंस फ्रेम में। अब देखिए इन दोनों के लिए समय तो बीत रहा है। जैसे हम अगर शुरुआत करते हैं t बराबर 0 पर, तो मान लीजिए t बराबर 2 सेकेंड की बात करें तो 2 सेकेंड में ये भी आगे जा रहा है, 2 सेकेंड में भी आ जा रहा है। तो दोनों के लिए समान टाइम बीत रहा है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग टाइम है इसके लिए कुछ अलग टाइम है। तो टाइम जो है वो अलग नहीं दिखता है, दोनों के लिए क्या है समान है। तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी दोनों के बीच की दूरी, आप यहाँ से देखो तब भी 20 रहेगा, कहीं और से देखो तब भी 20 रहेगा। शुरू में अगर दोनों के लिए टाइम 0 लें तो आप यहाँ से भी देखेंगे तब भी टाइम 0 है, कहीं और से भी नापेंगे समय तो भी टाइम 0 है। और इन दोनों के बीच की दूरी आप ग्राउंड से यहाँ देखेंगे तब भी 20 मीटर है, कहीं और से देखेंगे तब भी 20 मीटर है।
तो ये तो चेंज हो नहीं रही है। और एक चीज़ यह है कि जब हम किसी को ऑब्जर्वर मान लेते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। अभी कैसे स्थिर हो जाता है उसको भी देखेंगे। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बदलती नहीं है, चाहे आप जहाँ से उसको देखो। तो इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिपेंड करती है। कैसे इसको हम लोग जीरो मानते हैं? जिसको हम ऑब्जर्वर मान लीजिए, जैसे हमने बी को ऑब्जर्वर मान लिया तो बी का वेलोसिटी बी के रेफरेंस में क्या होगी? देखिए बी, तो बी तो क्या हो जाएगी? 6 - 6 यानी कि 0। उसी तरह से ए का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी? BA - BA, 10 - 10 यानी कि 0। तो जिसको हम ऑब्जर्वर मान लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसी फ्रेम से अगर हम निकालें तो वो 0 आएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए हम जब सवाल कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव मोशन से, यानी रिलेटिव से फार्मूले से, मोशन के फार्मूले से, तो जिसे हम ऑब्जर्वर मानेंगे उसे स्थिर मान लेंगे। स्थिर मान करके बाकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना? अभी हमने देखे फार्मूले में रख के देखा तो ऑब्जर्वर के ही रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी लिखें तो 0 आ गया। ठीक है ना? अब देखिए इसमें होता क्या है, हमने कहा था ना कि जब ये चल रहा है, इसको हमने ऑब्जर्वर मान लिया, तो जिसको ऑब्जर्वर मान लीजिए उसको मानिए स्थिर, और स्थिर मान करके इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर चिपका दीजिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। उसी तरह से अगर आप इसको ऑब्जर्वर मानते हैं तो इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर चिपका दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका रिजल्टेंट ही इसकी वेलोसिटी होती है। उसका रिजल्टेंट ही क्या होती है? इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है रिलेटिव मोशन के सवालों को हम लोग आगे हल करेंगे। इसमें बहुत सारे अच्छे सवाल हैं। ठीक है ना? इसमें तो इस तरह से जो गति के समीकरण बनेंगे वो बनेंगे, जैसे हमें ए बी है तो यू ए बी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और टी पे कुछ होगा नहीं। उसी तरह से यस ए बी है तो यू ए बी हो जाएगा, टी पे कोई चेंजिंग, हाफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएंगे गति के समीकरण। अगर एक्सेलरेशन 0 है ये, तो दूरी बटे समय। ठीक है ना? अगर समय चाहिए तो दूरी बटे 4। ठीक है ना? दूरी चाहिए तो 4 गुणे समय। कब? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम देखेंगे कि रिलेटिव मेथड से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो मोशन अंडर ग्रेविटी में अक्सर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो जाएंगे, तो यही वाला सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा कि रिलेटिव मोशन होती क्या है और रिलेटिव मोशन निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है ना? उसको 1-2 एग्जाम्पल से हमने अप्लाई करके देखा, और हमने ये भी देखा कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन करते हैं। ठीक है ना? और फिर फार्मूला डिराइव किया और फार्मूले में रख करके इसको हम लोग वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है ना? तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब इतना ही। इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के अच्छे न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।